क्या देखा भाई, तो स्ट्रेस होता है फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, 3 टाइप के स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम और शियरिंग। सिमिलरली हम लोगों ने स्ट्रेन देखा और इन दोनों में रिलेशन था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ देखा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसके बेसिस पे हम लोगों ने इलास्टिसिटी कांस्टेंट देखा भाई, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि भैया स्ट्रेस को हम लोग क्या लिख पाएंगे, तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन लिखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज इलास्टिसिटी कांस्टेंट। तो ई का वैल्यू जो मिला हमें वो मिला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब क्योंकि ये दोनों 3 टाइप के हैं, ये भी 3 टाइप के हैं, इसलिए इलास्टिसिटी कांस्टेंट भी 3 टाइप का हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा भाई कि अगर लॉन्गिट्यूडनल बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे तो दैट इज यंग्स मॉडुलस, और वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन बल्क मॉडुलस, और शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। ठीक है भाई, तो अभी तो इसकी बात हम लोगों ने की नहीं है, इसकी बात की नहीं है, वो आज करेंगे हम लोग। यंग्स मॉडुलस का थोड़ा हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। स्ट्रेन होता है वही चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम स्ट्रेन, और थीटा होता है शियरिंग स्ट्रेन। सिमिलरली जैसा फोर्स डेवलप होगा, अगर हमारा लेंथ वाइज है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में 2 टाइप का होता था, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। फिर वॉल्यूम स्ट्रेस होता था भाई, जो क्या जिसका कि पर्पस होता था टू रिस्टोर द ओरिजिनल वॉल्यूम, और ओरिजिनल वॉल्यूम को रिस्टोर कैसे करेगा भाई, तो बाय डेवलपिंग रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी को हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। और शेयरिंग स्ट्रेस भी होगा, वो होगा टेंजेंशियल फोर्स जो डेवलप होता है पर यूनिट एरिया। तो तीनों टाइप के स्ट्रेस भी देखा था हम लोगों ने। और एवरी सॉलिड हैव टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। जनरली होता है ये टेंडेंसी, किसी में कम किसी में ज्यादा। जिसमें ज्यादा होता है, जो परफेक्टली रीगेन कर लेता है, वो प्योर इलास्टिक सॉलिड होता है। जिसमें बिल्कुल नहीं होगा वो प्योर इनइलास्टिक यानी प्लास्टिक सॉलिड होगा। और जो पार्शियली करता हो वो पार्शियल, ऐसे तो खैर पार्शियल हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है इलास्टिक बिहेवियर एक्सप्रेस्ड बाय सॉलिड्स। डिफॉर्म किए, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाए, और रीस्टोरिंग फोर्स एक्शन में आया, और इसने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीस्टोर करा दिया। तो वही रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। भैया कोई भी फोर्स अपॉन एरिया वो तो प्रेशर है। प्रेशर जनरली हम लोगों का, प्रेशर में भी थोड़ा सा हम लोगों को ये ध्यान देना होता है कि प्रेशर जो जनरली बनता है वो होता है पुशिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। पुशिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो पुश करता है, धक्का मारता है, पुल करता हुआ फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग नहीं प्रेशर बोलते, पुशिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये क्या है भाई, तो ये स्ट्रेस की जहां तक बात है, तो स्ट्रेस होगा, इसका पर्पस है टू रीस्टोर ऐसा फोर्स जो कि सॉलिड के अंदर डेवलप हुआ है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप हुआ है। एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल फोर्स लगाया कि भैया उधर क्यों जा रहे हो, इधर आओ, या इधर क्यों आ रहे हो, वहीं जाओ। इक्विवेलेंट जो इसका फेवरेबल सेपरेशन है, आर नॉट मेंटेन करने का टेंडेंसी, ये अंदर से डेवलप होता है विद इन द सॉलिड। इसका सोल पर्पस होता है टू रीस्टोर द ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। चलो कोई बात नहीं, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, और साथ में देखा था यंग्स मॉडुलस क्या हुआ भाई, तो यंग्स मॉडुलस हुआ अलोंग द लेंथ वाली बात होता था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हमने फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स है ये, अप्लाइड फोर्स मान लो F है, तो इसमें अगर हमने इस इधर से फिक्स कर दिया है तो इधर से रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। कैसा फोर्स भाई, तो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जिसका वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा जब ये इक्विलिब्रियम में है। मींस फर्दर इधर ना जा रहा है ना इधर जा रहा है, और इसका लेंथ ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा सा एक्सटेंशन हो चुका है। और अब फर्दर एक्सटेंशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम बन चुका है, जितना ये फोर्स उतना ही ये फोर्स। तो जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा तो फर्दर एलोंगेशन नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही ये L0 से आगे, L0 से एक्सटेंशन x का हो चुका है। तो इस वजह से ये है along द लेंथ है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल है। यंग्स मॉडुलस का वैल्यू क्या हुआ है, तो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो गया तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और इसको हम लोगों ने आगे बढ़ा करके देखा भाई
कि इससे हम लोग जो रीस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप हुआ है, उस रीस्टोरिंग फोर्स को अगर हम लोग चाहें लिखना तो रीस्टोरिंग फोर्स कैन बी रिटन एज वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स। ये है रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू, रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू। और अगर इसको हम लोग साइन के साथ इसका रीस्टोरिंग नेचर भी दिखाएं तो माइनस ऑफ वाई ए बाई एल इंटू एक्स लिखेंगे। जिस तरह से स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स होता था वैसे ही यहाँ भी होता है। इसके बदले में अगर स्प्रिंग होता, एक स्प्रिंग होता और इस पर भी फोर्स लगा करके इलोंगेट कर रहे होते और इसका लेंथ भी एल नॉट प्लस एक्स है, तो इस कंडीशन में भी जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, यही रीस्टोरिंग फोर्स इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स, और वो होता था माइनस ऑफ कांस्टेंट टाइम्स एक्स। माइनस ऑफ कांस्टेंट टाइम्स एक्स क्यों बोला भाई? क्योंकि ये रीस्टोरिंग नेचर यानी कि एक्स पॉजिटिव, देखो भाई ये x इज इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 वाला ये कन्फिग्रेशन है। मतलब ओरिजिनल जो था स्प्रिंग वो ये था, ओरिजिनल स्प्रिंग हमारा ऐसे था, ये था ओरिजिनल स्प्रिंग जिसका कि L नॉट हमारा ओरिजिनल लेंथ था। लेकिन ये x एक्सटेंड हो गया है भाई, x का एक्सपेंशन है इसमें, तो इसको हम लोग x इक्वल टू 0 वाला पोजीशन बोलते हैं। ये वाला x इज इक्वल टू x पोजीशन है, मतलब एक्सपेंशन इसमें x हो चुका है। तो ये जो फोर्स लगाया वो है डिफॉर्मिंग फोर्स, और ये क्या है तो रिस्टोरिंग फोर्स। बिल्कुल सिमिलर डेवलप होता है। इधर जो फोर्स का एक्सप्रेशन है ये और इधर जो फोर्स का एक्सप्रेशन है ये, इट मींस दोनों जब कंपेयर किए थे हम लोग लास्ट क्लास में ये सब बात बताया था। तो अगर इक्वेशन 1 जो कि इसमें स्प्रिंग फोर्स डेवलप हुआ है और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हम लोगों ने कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पे हमें मिला क्या भाई? तो कंपेयरिंग वी गेट दैट restoring force developed in a wire or rod is equivalent to spring force। मतलब जो restoring force होता है डेवलप वो equivalent to spring force होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होता है हम लोगों का? तो दोनों equivalent है, लेकिन हम लोगों को spring constant क्या समझना पड़ेगा? ऐसा रॉड या वायर के इक्विवेलेंट हम लोग स्प्रिंग ले सकते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट लेना पड़ेगा तुम्हें, यंग्स मॉडुलस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। It means any wire or rod can be replaced by an equivalent spring whose spring constant should be taken YA by L। ऐसा करके हम लोग किसी भी वायर या रॉड को फोर्स डेवलप होने के मामले में, स्ट्रेचिंग के मामले में, लेंथ में चेंज हो और एक जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा हो, इन मामलों में हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं वायर या रॉड को सिंपली स्प्रिंग से, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंटली लेने पड़ेंगे YA अपॉन L। ये सब बात लास्ट क्लास में हुआ था और इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। क्या किया था भाई क्वेश्चन? तो क्वेश्चन ये किया था कि हम लोग किसी वायर या रॉड में, कोई स्ट्रेस्ड वायर है L नॉट प्लस एक्स है मान लो, तो इसमें एनर्जी स्टोर निकालना चाहते हैं। इधर से फोर्स लगाया गया होगा, ठीक है भाई, फोर्स लगाया, अंदर से डेवलप भी हुआ होगा रीस्टोरिंग फोर्स, कोई बात नहीं है। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स वो माइनस ऑफ के एक्स है, दैट इज माइनस ऑफ वाई ए अपॉन एल एक्स है, ठीक है भाई। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स इसमें डेवलप हुआ है उसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा। इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि इसके इक्विवेलेंट ये समझा जाए कि एक स्प्रिंग है जिसको कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, फोर्स लगा करके इलोंगेट किया हुआ है। इलोंगेशन कितना भाई? जैसे इसका L नॉट प्लस एक्स है टोटल लेंथ, यहाँ भी L नॉट प्लस एक्स है, सो इलोंगेशन इज एक्स। अब इसमें जो एनर्जी स्टोर होता है वही यहाँ भी एनर्जी स्टोर होता है, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था भाई। तो इन दोनों को अगर हम लोग फिर से देखना चाहें तो हम लोग बता सकते हैं भाई कि इसमें जो एनर्जी स्टोर आता था, याद होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। तो एनर्जी स्टोर क्या होता था भाई? तो एनर्जी स्टोर होता था वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन अगेंस्ट, यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है भाई? तो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन। तो स्प्रिंग का फोर्स तो होता है माइनस के एक्स, ये जो फोर्स डेवलप होता है वो स्प्रिंग फोर्स होता था माइनस के एक्स। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था, रिपीट कर रहा हूँ समझो। तो माइनस के एक्स स्प्रिंग फोर्स है, लेकिन तुम्हें किसका निकालना होगा? उसके इक्वल एंड अपोजिट यानी कि के एक्स का निकालना होगा। कहाँ से कहाँ तक? एक्स का इलोंगेशन जो होगा हमारा वो 0 से एक्स का इलोंगेशन, तो के बाहर आ गया और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, मीन्स हाफ के एक्स स्क्वायर, जो हम लोग वेल नोन फॉर्मूला याद रखते हैं हमेशा और पावर एनर्जी से ही।
तो जिस तरह से स्प्रिंग में है वैसे ही यहाँ भी निकाला था हम लोगों ने। यहाँ भी जो एनर्जी स्टोर्ड होगा स्ट्रेच्ड वायर में या स्ट्रेच्ड रॉड में या कंप्रेस्ड स्प्रिंग या कंप्रेस्ड रॉड में, एक्स का चेंज इन लेंथ है, तो यहाँ भी वैसे ही एनर्जी स्टोर्ड होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। मीन्स यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं हाफ, और के बदले लिखेंगे वाई ए बाई एल और एक्स स्क्वायर। ये एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है। ये अलग से डेराइव करने को भी आ सकता है, तो डेराइव करने को आएगा तो कोई बात नहीं है। एनर्जी स्टोर्ड will be work done against restoring force, work done against restoring force in stretching the wire। x is equal to 0 नेचुरल लेंथ से x का इलोंगेशन अगर कर रहे हैं तो वर्क डन निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालेंगे? जैसे इधर निकाला था वैसे, यानी कि kx dx। k के बदले में क्या समझेंगे भाई? तो k के बदले में समझेंगे y a अपॉन ओरिजिनल लेंथ x dx, और x का लिमिट डालेंगे 0 से x, और जिस तरह से उधर आया था हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब ये आ गया हाफ और वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर। फिर लिमिट डाला भाई, बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और एक्स से डी एक्स इंटीग्रेट किया जब एक्स का पावर 1 को, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया और ये मिल गया तुम्हें। तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर और स्ट्रेच्ड रॉड या कंप्रेस्ड वायर या कंप्रेस्ड रॉड। जिस तरह से स्प्रिंग है वैसे ही इसमें भी है। ये बिल्कुल एनालॉगी है, और ये एनालॉगी का हम लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट किया था लास्ट क्लास में। जब ये समझ गए तो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन एक्सप्रेस energy density that is energy per unit volume, energy per unit volume in the stretched wire oblique rod in terms of stress and strain। इनके टर्म में लिखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कूल वाले खूब पूछते हैं इसको भाई, और इसका रिजल्ट भी ऐसा है जो याद रहता है, इसलिए मुझे भी याद है। एनर्जी डेंसिटी जो होता है, एनर्जी डेंसिटी वो होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। मतलब इस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी तुम्हें आ सकता है। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इज एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड किसी भी वायर, स्ट्रेच्ड वायर या कंप्रेस्ड वायर में पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है भाई हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। मीन्स इसी का हम लोग प्रूफ देखने जा रहे हैं, इसका हम लोग प्रूफ देखने जा रहे हैं। अगर ये आ जाए तो कैसे प्रूफ करेंगे भाई? तो चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसको हम लोग करते हैं। तो भैया एनर्जी स्टोर्ड तुम्हें पता है, कोई भी एक वायर हम लोग लिया या रॉड लिया, चलो एक रॉड या वायर लिया हम लोगों ने जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए है, ओरिजिनल लेंथ अपना ये एल था, लेकिन एल में हम लोगों ने एक्स का इलोंगेशन किया हुआ है, और इसमें अब कितना एनर्जी स्टोर्ड है वो पता है। तो भैया जब तुम्हें एनर्जी स्टोर्ड इस पूरे वायर में पता है, तो इसका वॉल्यूम भी तो पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो एनर्जी स्टोर्ड जब तुम्हें पता है कि इसमें हाफ कितना एनर्जी स्टोर्ड है भाई, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये पता है तुम्हें कि हाफ वाई ए बाई एल एक्स स्क्वायर, इतना एनर्जी, ये मान लो 100 जूल है, तो ये 100 जूल इसमें स्ट्रेच्ड वायर में स्टोर्ड है। एनर्जी जो स्टोर्ड है ये वाला, ये हाफ वाई ए बाई एल एक्स स्क्वायर, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट, ये एनर्जी यहाँ स्टोर्ड है। तो यहाँ जब स्टोर्ड है ये एनर्जी, तो कितने वॉल्यूम है वो भी तो पता लग रहा है। क्यों भाई? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ओरिजिनल लेंथ कितना है वो भी पता है हमें, ओरिजिनल लेंथ में पता है, तो इसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा। तो ठीक है, ये जो स्ट्रेचिंग होता है वो वेरी स्मॉल अमाउंट से होता है, बहुत लार्ज नहीं। मान लो स्टील का रॉड लिए तो बहुत कम स्ट्रेचिंग होता है और उसमें एनर्जी स्टोर्ड होता है। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, यानी कि इसको प्रूव करना है, तो हम लोग निकालते हैं भाई। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या भाई, तो सिंस कितना एनर्जी,
तो सिंस एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, के मतलब इक्विवेलेंट स्प्रिंग जो कि वाई ए बाई एल है, इतना एनर्जी इज स्टोर्ड इन द डिफॉर्म्ड, डिफॉर्म्ड क्या बोले, डिफॉर्म मतलब चेंज इन लेंथ हुआ है, स्ट्रेच्ड ही बोलते हैं, स्ट्रेच्ड वायर और रॉड। तो पता है हमें कितने वॉल्यूम में कितना एनर्जी है। तो देखो अब यहां से ध्यान से हम लोग समझे कि ये जो एनर्जी स्टोर्ड है इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन के टर्म में, इसको हम लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में, तभी तो ये आएगा इस तरह का। ठीक है भाई, एनर्जी जो स्टोर्ड है उसको मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में लाऊंगा। दो फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशन करते हैं इस प्रोसेस से, एक तो एनर्जी डेंसिटी का और दूसरा होता है टोटल एनर्जी का भी। अगर टोटल एनर्जी अगर हमें निकालना हो तो वो क्या होगा, तो किसी भी स्ट्रेच्ड वायर में टोटल जो एनर्जी जो ये है हाफ और वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी भी जो होता है वो होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको अलग से लिख दूंगा मैं, इसको भी यहाँ पे दिखेगा नहीं शायद, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू चलो स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम अलग से लिखूंगा बड़े बड़े करके। मीन्स एक और फॉर्मूला जो है तुम्हारा वो ये फॉर्मूला है क्या भाई, तो टोटल एनर्जी जो स्टोर होता है किसी भी स्ट्रेच्ड वायर या रॉड में, तो टोटल एनर्जी जो स्टोर होता है जो कि ये है, इसको आपको एक्सप्रेस करने पड़ेंगे हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये जब प्रूव हो जाएगा तो ये एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को इधर ले आएंगे तो मिल जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये तो स्टेप एक वन स्टेप की बात है। हमें क्या करना है, इस एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है हाफ के एक्स स्क्वायर, एनर्जी का जो एक्सप्रेशन, इसको स्ट्रेस स्ट्रेन के टर्म में लिखना है। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन के टर्म में लिखोगे तुम्हें पता लग जाएगा कि जो टोटल एनर्जी अपना स्ट्रेच्ड वायर में है स्टोर्ड वो कितना है, टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं तो वो इतना आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। जब इस फॉर्म में आ जाएगा भैया तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन मिल जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग इस एनर्जी को जरा रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्म में। ठीक है भाई, तो मैं देखो इस एनर्जी को लिखने जा रहा हूँ, जो टोटल एनर्जी है इस स्ट्रेस वायर में हाफ इंटू, मुझे स्ट्रेस और स्ट्रेन में लिखने हैं। तो एक्स है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एक्स है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को स्ट्रेन बोलते हैं, इसलिए मैं एक्स अपॉन एल एक तो ले लूंगा कम से कम, एक एक्स और एक एल, एक एक्स ऊपर रह जाएगा बच जाएगा, तो एक एक्स रह जाएगा कोई बात नहीं है, तो एक्स एक रह गया भाई, तो एक और एल से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दें, एक एक्स बाई एल तो हटा ही लिया और एक एक्स जो बचा उसके लिए भी, उसको भी स्ट्रेन अगर लाना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं भाई, ऐसा लिख सकते हैं। और बाकी क्या बच गया भाई, तो यंग्स मॉडुलस और एरिया बच गया। फिर से देखो मैंने क्या किया, समझो कि ये L से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एक L एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बाकी देखो एक्स स्क्वायर भी वैसे रहा, एक L जो डिनोमिनेटर में होना था वो भी रह गया और वाई ए नोमिनेटर में था वो रह गया। और ये इससे फायदा क्या हुआ वो देखो, अब इससे फायदा हो गया कि आपका ये स्ट्रेन स्ट्रेस के टर्म में आ जाएगा। कैसे, हाफ वाई यंग्स मॉडुलस इंटू एक स्ट्रेन ले ले यहाँ, वाई इंटू एक्स अपॉन एल यहाँ ले लिया, बाकी बच गया ए इंटू एल। ठीक है भाई, तो ए इंटू एल एक अलग कर लो और एक और जो स्ट्रेन है वो एक्स अपॉन एल वो अलग लिख लो। चीज तो वही है, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इससे हमें मिल गया क्या भाई, तो इससे मिल गया, देखो क्या मिल गया तुम्हें, एनर्जी इज इक्वल टू, जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ इंटू ये है तुम्हारा स्ट्रेस, ये वाला है तुम्हारा वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू टोटल लेंथ, और ये है तुम्हारा स्ट्रेन। तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम आ गया। आपको ये तो समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ वॉल्यूम है। ठीक है भाई, एक्स अपॉन एल जो है वो स्ट्रेन है, बिल्कुल ठीक है भाई। ये वाला काम समझ में आ रहा है, तो भैया ये यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इज नोन एज स्ट्रेस। क्यों भाई, क्योंकि यंग्स मॉडुलस होता है
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसलिए स्ट्रेस क्या हो जाएगा भाई, तो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस, बिल्कुल बोलते हैं भाई। तो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन ही तो है, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, इसको बोलेंगे स्ट्रेस। तो इसको हमने स्ट्रेस बोल दिया भाई। ये स्ट्रेस है, ये वॉल्यूम है और ये स्ट्रेन है। तो इस तरह से एनर्जी जो आता है हमारा, टोटल एनर्जी हाफ और के एक्स स्क्वायर, ये जो टोटल एनर्जी आता है उसको हम लिख सकते हैं एडजस्टमेंट करके। करना क्या है भाई, तो यंग्स मॉडुलस और एक स्ट्रेन लाना, यंग्स मॉडुलस और एक स्ट्रेन मींस एक्स अपॉन एल, और एक और एक्स अपॉन एल, क्योंकि एक एल से मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग हमेशा कर सकते हैं, एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इसको एडजस्टमेंट करने के लिए। तो एक एक्स बाई एल और दूसरा एक्स बाई एल, एक एक्स बाई एल और ये दूसरा एक्स बाई एल, ये दो स्ट्रेन बनेगा, जिसमें से एक स्ट्रेन को यंग्स मॉडुलस के साथ डाल देंगे और एक स्ट्रेन को अलग छोड़ देंगे, और बाकी जो a इंटू एल है वो a इंटू एल को वॉल्यूम बना लेंगे। तो इस तरह से हाफ इंटू स्ट्रेस टू स्ट्रेन आया टोटल एनर्जी स्ट्रेस जो स्टोर्ड है स्ट्रेस वायर में। और अगर किसी को जरूरत है भाई कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी निकालें, तो एनर्जी डेंसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये निकालना हो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज एनर्जी डेंसिटी, वो क्या मिल जाएगा भाई, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूं भाई ये तो हो गया तुम्हारा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और जो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम किया तो क्या मिला तुम्हें, तो मिला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये भी कई बार प्रूफ करने को आता है। तो ये सब तो भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है स्कूल में, अगर डेरिवेशन बेस्ड टेस्ट लिया जाए, ऑब्जेक्टिव ना लिया जाए तो किसी भी स्ट्रेस्ड वायर में हम लोग का एनर्जी डेंसिटी हम लोग समझते हैं हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और टोटल एनर्जी होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। इसलिए ये भी याद रखना है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, कहीं नहीं भाई, ये तो वही चीज है, हाफ के एक्स स्क्वायर मीन्स ये हम लोगों ने के एक्स डी एक्स, ये जो वॉल्डन निकाला है 0 से लेकर के x के लिए, यही तो है, यही एनर्जी स्टोर है। तो रीएडजस्टमेंट किया और इससे हमें एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होता है, और एनर्जी डेंसिटी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। बोलो भाई क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक, चलो ये क्लियर है। एनर्जी डेंसिटी का हमें मिल गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इस एनर्जी डेंसिटी को हम लोग हाफ इंटू स्ट्रेस होता है यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन अगर लिखें तो कई बार ये भी आ जाए तुम्हें कि हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, इसको डेराइव करें तो वो भी इसी से होगा भाई। एक बार जब एनर्जी पता लग गया तो हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस, ये तो है स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन को ही बोलते हैं स्ट्रेस। तो हमने यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन लिखा अगर इसको, तो हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर भी एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मतलब मेन एक है कि आप ये बस एडजस्टमेंट का याद रखो कि क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो एनर्जी आ गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछेगा वो भी निकाल लेंगे। अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी पूछे कि भैया स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस, तो हटा दो स्ट्रेस को, स्ट्रेस को हटाने के लिए ये फॉर्मूला है ही तुम्हारे पास। इसलिए जो एक चीज है मेन ये है, ये याद रखें, या एनर्जी डेंसिटी याद रखें, टोटल एनर्जी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये याद रखें। चलो ठीक है भाई, यहां तक समझ गए। तो जरा एक और पॉइंट हम लोगों को क्लियर करना है, वो है नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूं भाई। नेक्स्ट टॉपिक बोले तो इसी यंग्स मॉडुलस पे ही बेस्ड हम लोग अब देखेंगे। टॉपिक लिखो कटिंग ए स्प्रिंग। कभी कभी स्प्रिंग को कट करते हैं और इस पे क्वेश्चन आता है, कटिंग ए स्प्रिंग एंड इफेक्ट एंड इट्स इफेक्ट।
इसे स्प्रिंग को कट किया तो एंड इट्स इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या होगा जब अगर हम लोग स्प्रिंग को कट करें तो इस पे कई बार न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए मैं ये नोट का पॉइंट समझो लिखवा दे रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई, किसी भी स्प्रिंग को जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है या के नॉट है, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो के नॉट है, हो सकता है कुछ भी 1000 न्यूटन पर मीटर, ये है स्प्रिंग। इसको क्या किया, किसी ने कट कर दिया, कट कर दिया भाई। अब कट कर दिया तो इसका मान लो कुछ लेंथ मिलेगा और इधर वाले पार्ट का कुछ अलग लेंथ मिलेगा भाई, दोनों लेंथ अलग अलग है। मान लो ये l/3 है और ये वाला मान लो ट्वाइस l/3 है, दोनों मिलके l हो गए। तो ये l लेंथ का था, टोटल लेंथ l था, बट ये दो पार्ट में अब स्प्लिट हो गया इस तरह से। अब कोई बोले कि भैया इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 क्या होगा, ऐसे पूछा जाता है कि स्प्रिंग को कट करेंगे तो क्या होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर मान लो एक स्प्रिंग था और इसको हम लोगों ने बिल्कुल बीच से कट कर दिया तो इसके दो पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए ऐसे, ये दो पार्ट अलग अलग हो गए इक्वल लेंथ का। मींस ये जो L लेंथ था वो अब क्या हो गया, तो ये l/2 हो गया और ये भी लेंथ l/2 हो गया। इसका टोटल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो था वो k0 था, तो इसका न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट k1 एंड k2 क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। तो जब भी कट करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा स्प्रिंग कांस्टेंट पे। तो जब हाफ होता है तो कुछ लोग याद कर लिए हैं कि स्प्रिंग को अगर हाफ हाफ कट कर देंगे तो डबल हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब 2k0 यहाँ हो जाएगा और 2k0 यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी हाफ पार्ट हुआ है। लेकिन अलग अलग रेशियो भी दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है कि स्प्रिंग इज कट इनटू रेशियो 1:2, 1:3, 2:5, किसी भी रेशियो में दे सकता है। तो किसी भी रेशियो में देगा तो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, तो उस बात को जरा समझा जाए। हमें नहीं पता स्प्रिंग को कट करने से कैसे स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होता है, नहीं पता है, तो भैया यहाँ पे हम लोगों ने जो सीखा है एनालॉजी वो समझ सकते हैं कि दिस स्प्रिंग इज इक्विवेलेंट टू ए वायर और रॉड, क्योंकि भाई इक्विवेलेंसी तो हम लोगों ने सीखा ही है, ये इक्विवेलेंट है। तो अगर एक वायर या रॉड को अगर हम लोग जरूरत पड़े तो स्प्रिंग समझ करके और उसका एनालिसिस कर लेते हैं, कितना एनर्जी स्टोर होगा, क्या होगा, कैसा नेचर का फोर्स डेवलप हुआ है। जब वायर या रॉड को स्प्रिंग बना सकते हो तो स्प्रिंग को भी वायर या रॉड समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। तो इसमें लेंथ कट करने से क्या स्प्रिंग कांस्टेंट में चेंज होगा, अगर ये तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो इसके इक्विवेलेंट में शायद समझ में आ जाए। तो हाँ भाई, तो वायर या रॉड को भी हम लोगों ने तो इक्विवेलेंट बनाया था एक स्प्रिंग के, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट क्या होता था भाई, तो YA/L होता था, यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होता था। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग समझ सकते हैं कि इसके इक्विवेलेंट वायर या रॉड लेंगे तो उसका यंग्स मॉडुलस जो हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा और लेंथ जो होगा उसके हिसाब से स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। ठीक है भाई, तो ये होने से क्या फायदा है, ये होने से फायदा तो है भाई, फायदा ये है देखो कि अगर मैं इसको कट करता हूँ मीन्स ये k0 जो है इसका, ये समझो YA/L है, यहाँ तो तुम्हें लेंथ दिख रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द रॉड और वायर, इट मीन्स लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे भी डिपेंड करता है। इसके बदले में वायर या रॉड लिए तो वो कितना लेंथ का लिए, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जब इक्विवेलेंसी है यहाँ पे, तो अगर मैं जिस तरह से यहाँ कट किया हूँ भाई L/3 और 2L/3 में, तो यहाँ भी कट कर लो और तब देख लो। तो ये एक इधर है जो कि L/3 पार्ट का हो गया और ये जो है वो इधर 2L/3 पार्ट का हो गया। तो वही बात हो गया, यहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया हम लोगों ने इधर, लेकिन इधर हमें दिखाई देगा कि कैसे स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा। क्यों भाई, क्योंकि इसका हमें स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, मटेरियल तो वही है, यंग्स मॉडुलस वही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वही है, लेंथ बदल गया। लेंथ कितना है भाई, 2L/3 है, यहाँ पे क्या था, L था, अब यहाँ पे L था, यहाँ 2L/3 है। इसका मतलब ये K2 जो है वो कितना हो गया, तो 3/2 टाइम्स 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 टाइम्स YA/L, और ये YA/L ही हमारा K0 था, इसलिए ये K2 हो गया ये। सिमिलरली इसका K1 निकालना चाहते हो तो K1 हो जाएगा, अगेन इसके लिए यंग्स मॉडुलस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय इसका लेंथ,
ये इसी का तो निकालना है। अच्छा भाई, तो इसका लेंथ है l/3, रखो भाई। तो 3 टाइम्स वाई ए अपॉन एल, और 3 टाइम्स वाई ए अपॉन एल मतलब 3 टाइम्स के नॉट, तो k1 का वैल्यू हो गया 3 के नॉट। भैया न्यू लेंथ है, न्यू लेंथ रखो। वैसे ही स्प्रिंग में भी अगर स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना चाहते हैं इसका k1, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो भाई वाई ए बाई एल का मतलब है l/3, तो यहाँ l/3 किए हो, इसका मतलब 3 टाइम्स वाई ए बाई एल है समझो, और वाई ए बाई एल ही इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसलिए k1 हमारा ये है। मतलब ये है कि स्प्रिंग को कट करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें नहीं पता, तो उसके इक्विवेलेंट वायर रॉड समझ लो, उसको कट करने से तो पता है कि क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, और यहाँ अप्लाई होगा, इसलिए इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, तो ये k2 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 3/2 टाइम्स k0। अब यहाँ देखो, अगर हमने हाफ हाफ किया है, ये लेंथ अब अपना l/2 हो चुका है, तो इधर वाले का मैं स्प्रिंग कांस्टेंट लिखूंगा अगर k1, तो क्या लिखूंगा, तो वाई ए अपॉन एल, एल कितना है, तो l/2 है। इट मीन्स 2 टाइम्स वाई ए बाई एल, 2 टाइम्स वाई ए अपॉन एल, और 2 टाइम्स वाई ए एल अगर होगा तो 2 टाइम्स वाई ए बाई एल को क्या लिखेंगे भाई, तो k0, तो 2k0 इज k1, 2k0 इज k1। वैसे ही इसके लिए भी और वैसे इसके लिए, क्योंकि दोनों का लेंथ तो l/2 ही था, दोनों का लेंथ l/2 था, इसलिए हम लोगों को 2k0 दोनों का हो गया। इस तरह से हम लोग कटिंग को डील कर सकते हैं। जब भी कट करेंगे तो न्यू लेंथ यहाँ वाई ए बाई एल में न्यू लेंथ डाल दोगे, न्यू लेंथ जैसे ही डालोगे, l/3 था अगर तो l/3 डाल देंगे, तो इससे हमें मिल जाएगा। यंग्स मॉडुलस डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द बॉडी, ब्रास का अलग, स्टील का अलग, ठीक है, प्लास्टिक का अलग है, रबर का अलग है, सबका अपना अपना यंग्स मॉडुलस है। हर मटेरियल का अलग अलग यंग्स मॉडुलस है, हर मटेरियल का अलग। स्टील का अगर है यंग्स मॉडुलस 5 × 10⁻15 तो वो है, तो स्टील जहां भी रहेगा उसका यंग्स मॉडुलस उतना ही रहेगा, ठीक है। यंग्स मॉडुलस मटेरियल डिपेंडेंट होता है, तो स्प्रिंग को कट करने से हमारा मटेरियल थोड़ी बदल गया, मटेरियल तो वही है, स्टील का है तो स्टील का ही है। तो इसलिए एक वायर को अगर मैं कट करूं या रॉड को कट करूं तो इसका मटेरियल इज नॉट गोइंग टू चेंज। ब्रास है तो ब्रास ही रहेगा, और ब्रास ही रहेगा तो यंग्स मॉडुलस तो वही रहेगा। यंग्स मॉडुलस विल नॉट चेंज। क्या चेंज हो रहा है, तो ओनली लेंथ चेंज हो रहा है, तो लेंथ चेंज हो रहा है तो न्यू लेंथ डाल दो भाई, ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कट किए हो ना भाई, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है और ना ही तुम्हारा मटेरियल चेंज हो रहा है। यंग्स मॉडुलस इज मटेरियल डिपेंडेंट। ठीक है भाई, यंग्स मॉडुलस मटेरियल डिपेंडेंट है। बोलो भाई, और कोई डाउट? जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप बोलना चाह रहे हो, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो आप शायद ये कहना चाह रहे हो कि स्ट्रेस भी बदलता रहता है, स्ट्रेन भी बदलता रहता है, तो यंग्स मॉडुलस भी बदलता रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ये कंप्लीटली मटेरियल डिपेंडेंट है। स्टील है तो स्टील का यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा, अगर तुम डबल स्ट्रेन होगा तो डबल स्ट्रेस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना भाई, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये अगर 2 टाइम्स हो जाए तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ये अगर 3 टाइम्स हो जाएगा तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, रेशियो 3 कैंसिल होगा और रेशियो विल रिमेन सेम। इसलिए स्ट्रेस भी वेरी करेगा, स्ट्रेन भी वेरी करेगा, बट दोनों तो पता है ना तुम्हें कि हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो रेशियो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसको कि यंग्स मॉडुलस बोलते हो, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल के लिए सेम ही रेशियो वैल्यू होगा। अब ब्रास लाओगे फिर एल्युमिनियम लाओगे तो ये रेशियो बदल जाएंगे, लेकिन एक मटेरियल के लिए अगर यंग्स मॉडुलस 10 का पावर 5 है तो बस ये है, इसका मतलब कि 10 का पावर 5 यंग्स मॉडुलस है, इनटू स्ट्रेन करोगे तो मिलेगा स्ट्रेस। अब अगर स्ट्रेस को तुमने डबल कर दिया तो स्ट्रेन भी डबल होगा, यंग्स मॉडुलस विल नॉट चेंज। यंग्स मॉडुलस मटेरियल डिपेंडेंट है, ये रेशियो सेम रहेगा, रेशियो फिक्स्ड है, इंडिविजुअल वैल्यू चेंज हो सकता है, ये वैल्यू चेंज होगा, ये वैल्यू चेंज होगा, प्रोपोर्शनली चेंज होगा, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी
कैंसिल हो जाएगा और ओरिजिनल रेशियो विल रिमेन सेम, और ये रेशियो का वैल्यू यंग्स मॉडुलस है और ये मटेरियल डिपेंडेंट है। क्लियर हुआ? इसलिए ये सारा काम जो हो रहा है सब विद इन इलास्टिक लिमिट ही हो रहा है। जो भी आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ये सब सॉलिड, इलास्टिक सॉलिड के लिए है, और वो भी विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, सब विद इन इलास्टिक लिमिट है, सब सॉलिड के लिए, इलास्टिक सॉलिड के लिए विद इन इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, अगर इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गए तो ना तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा और ना हुक्स लॉ वैलिड होगा, इसलिए ये कुछ भी वैलिड नहीं होगा। तो विद इन इलास्टिक लिमिट ही रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं और न्यूमेरिकल्स हैं। इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दिए तो ये इलास्टिसिटी रहा ही नहीं, तो ये सब वैलिड नहीं रह पाएगा। ठीक है, सब विद इन इलास्टिक लिमिट, सब हुक्स लॉ पे ही तो चल रहा है, सब विद इन इलास्टिक लिमिट। ऑल फॉर्मूलाज यहाँ पे जो देखें सब विद इन इलास्टिक लिमिट है। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं थोड़ा सा, मान लो क्वेश्चन दे दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल दिखाता हूँ। न्यूमेरिकल लिखो भाई, एक न्यूमेरिकल लिखेंगे। एक ये स्ट्रिंग है, ये वायर है समझो, ये मास है 2 kg। एक और इधर वायर है, इधर है मास मान लो 3 kg। ये वाला है एल्युमिनियम, ये वाला है मान लो कॉपर। यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर दिया हुआ है 3 × 10⁹, और यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्युमिनियम दिया हुआ है 6 × 10⁹। मान लो ऐसे दिया हुआ है, जो भी वैल्यू तो दिया रहेगा। ठीक है, फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द रेशियो ऑफ, और ये है अपना 2 मीटर, ये है अपना 1 मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ change in length of copper and aluminum if they have same cross sectional area। S1, ये मान लो क्वेश्चन सीलिंग से हैंग कर रखा है भाई, कॉपर का वायर, एल्युमिनियम वायर, ब्लॉक है 2 kg, ब्लॉक है 3 kg। अब निकालना चाहते हैं, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दोनों का दिया हुआ है, तो अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन भी है, लेकिन स्कूल में खूब पूछे जाते हैं भैया से। फाइंड द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम इफ दे हैव सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं। तो भैया मुझे दोनों में बताना है, इसका लेंथ जो था वो 2 मीटर था ओरिजिनली। अब क्या चेंज इन लेंथ हुआ वो तो रेशियो निकालना है। इसका भी ओरिजिनली 1 मीटर था। अब ये ब्लॉक इसमें हैंग कर रखे हैं तो इसमें कुछ कुछ एक्सटेंशन हुआ होगा, कुछ न कुछ हुआ होगा। उसी एक्सटेंशन का तो हमें रेशियो चाहिए। ये 2 मीटर ओरिजिनल लेंथ था, इसमें कुछ हमारा चेंज इन लेंथ हुआ, मान लो ये है x1, और इसमें जो चेंज इन लेंथ है वो मान लो है x2। तो x2 का मतलब है चेंज इन लेंथ ऑफ एल्युमिनियम, और x1 का मतलब है चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर। ऐसा समझ सकते हैं। तो यही रेशियो चाहिए। अब जरा देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इस न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो भाई, एक बार हम लोग कॉपर वायर की बात करें और एक बार एल्युमिनियम वायर की बात करेंगे भाई। तो एल्युमिनियम वायर का जरा ये सोचो कि एल्युमिनियम वायर में स्ट्रेचिंग फोर्स कितना है। तो स्ट्रेचिंग फोर्स है इसका वेट फोर्स। स्ट्रेचिंग फोर्स कितना है, तो एल्युमिनियम वाले में जरा देखो, ये एल्युमिनियम वाला वायर है, इस पे इधर इसका 3 kg है। देखो यहाँ पे इसका वेट, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो इस पे लग रहा है 3g, वेट 30 न्यूटन। तो यहाँ पे जो टेंशन जो वायर ने डेवलप किया हुआ है वो जरूर 30 न्यूटन है, क्योंकि 30 न्यूटन का ये बैलेंस है, सीलिंग से हैंग किया हुआ है, इसलिए 30 न्यूटन। तो ये टेंशन का फोर्स भी है 30 न्यूटन। यहाँ टेंशन का फोर्स क्या है 30 न्यूटन। इसलिए इस वायर में यहाँ पे टेंशन क्या है 30 न्यूटन। इट मीन्स वायर को अगर सिस्टम बनाओगे तो वायर पे 30 न्यूटन का ये ब्लॉक इस पे फोर्स लगा रहा है,
और इधर से भी तुम भी 30 न्यूटन ये ब्लॉक इस पे लगा रहा है, सच दैट कि ये स्ट्रेस्ड कंडीशन में है। कैसा कंडीशन में है? ये स्ट्रेस्ड कंडीशन में है भैया। और इसका लेंथ कितना है? तो जो भी इसका ओरिजिनल लेंथ था वो, और प्लस इसका चेंज इन लेंथ जो कि हम लोग x2 बोल रहे हैं, तो x2 ये है। अब इसके लिए आप यंग्स मॉडुलस जब लिखेंगे या फोर्स लिखेंगे तो लिखते हैं भाई यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसा लिखते हैं। और इससे हम लोगों को क्या निकालना है भाई? तो हम लोगों को निकालना है चेंज इन लेंथ का रेशियो। इसलिए हमारा पर्पस क्या होगा? चेंज इन लेंथ x निकाला जाए। तो x क्या हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा, देखो फोर्स होता है YA अपॉन LX, इसलिए यहां से हम लोग बोल सकते हैं दैट x विल बी इक्वल टू FL डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया। तो ये किसी के लिए भी वैलिड होगा, कॉपर वाले के लिए भी, इसके लिए भी, सबके लिए। ये फार्मूला तो भाई सबके लिए है, फार्मूला तो सबके लिए है। इसलिए अगर चेंज इन लेंथ की बात करें तो चेंज इन लेंथ हमारा ये है। तो अभी चेंज इन लेंथ की बात करें, अगर मैं कॉपर की इसकी बात कर रहा हूँ एल्युमिनियम की, तो हम लोग बोलेंगे कि चेंज इन लेंथ एल्युमिनियम वाले का क्या था भाई? तो फोर्स कितना वैल्यू का है भाई? तो ये फोर्स है 30 न्यूटन। एल्युमिनियम वाले वायर के लिए कितना फोर्स है? तो 30 न्यूटन है। तो यहाँ लिखूंगा मैं फोर्स 30 न्यूटन। लेंथ कितना है भाई? तो 1 मीटर है, तो 1 लिखूंगा। और यंग्स मॉडुलस कितना है? यंग्स मॉडुलस है 6 × 10⁹ ये लिखूंगा। और एरिया कितना है भाई? तो एरिया A लिखूंगा। ये हो गया इसमें। सिमिलरली इसकी बात करें हम लोग, किसकी भाई? तो कॉपर की बात करें तो कॉपर में भी यही फॉर्मूला, चेंज इन लेंथ का तो फॉर्मूला यही होना। तो चेंज इन लेंथ होना है भाई FL डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया। क्यों? क्योंकि यंग्स मॉडुलस होता है F डिवाइडेड बाय एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होता है भाई। तो इससे हम लोग चाहें तो x निकाल सकते हैं FL डिवाइडेड बाय दिस। तो ये तो भाई यहाँ भी निकाला था, यहाँ भी निकाला। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो x1 है यानी कि चेंज इन लेंथ किसका? कॉपर वाले का, तो वो कितना होगा भाई? तो फोर्स। अब बताओ भाई इस वाले के लिए कितना फोर्स? ऊपर में जो कॉपर वायर है इसमें कितना फोर्स? तो भैया इसमें बताओ फोर्स कितना लगेगा? तो इधर से फोर्स जो लग रहा है ये वाला, यहाँ पे टेंशन। तो यहाँ टेंशन कैसे मिलेगा? इतने को सिस्टम लेने पड़ेंगे। ये जो 2 kg प्लस 3 kg 5 kg का जो वेट है वो लग रहा है यहाँ पे टेंशन का वैल्यू हो जाएगा 50 न्यूटन। 5 kg को हैंग किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है, तो यहाँ 50 न्यूटन है। इधर से भी ये 50 न्यूटन है, इसलिए रिस्टोरिंग जो हमारा फोर्स डेवलप हुआ है वो भी 50 न्यूटन है। यहाँ से भी रिस्टोरिंग फोर्स जो इसमें डेवलप्ड है वो 50 न्यूटन है। ये तो आप लॉज ऑफ मोशन में जरूर पढ़े हुए कि यहाँ का टेंशन निकालना हो तो इसको सिस्टम लो 3 kg यानी 30 न्यूटन को ये बैलेंस कर रहा है, यहाँ 30 न्यूटन का टेंशन है। यहाँ पे निकालना तो ये 50 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है, 50 न्यूटन, तो यहाँ 50 है टेंशन। इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ 30 जैसे लिखे थे तो यहाँ लिखूंगा 50। ओरिजिनल लेंथ कितना है भाई इसका? 2 मीटर। यंग्स मॉडुलस क्या है? तो यंग्स मॉडुलस है 3 × 10⁹ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो तो भाई दोनों में सेम ही है। तो भैया ये आ गया तुम्हारा। अगर चेंज इन लेंथ निकालना है तो निकाल लो, रेशियो चाहिए तो रेशियो निकाल लो। तो रेशियो हम लोग निकालना चाहते थे x1 अपॉन x2, तो रेशियो जब निकालेंगे ये a कैंसिल हो जाएगा और ये 100 डिवाइडेड बाई 3, 100 डिवाइडेड बाई 3 आया इधर, और इधर तुम्हारा आ गया देखो 30 डिवाइडेड बाई 6, 30 डिवाइडेड बाई 6 आया। बाकी क्या आया भाई? तो 100 डिवाइडेड बाई 3 लिखा हमने, a और 10⁹ को समझो कैंसिल कर दिया, a × 10⁹ कैंसिल कर दिया, 30 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 30, 100 डिवाइडेड बाई 30 और ये 6 आ गया और ये 3 आ गया। इस तरह से 200 डिवाइडेड बाई 30, तो इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाएगा भाई 20/3। 20/3 इज द रिक्वायर्ड रेशियो जो हमें निकालना था। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो तो ये x1 अपॉन x2 का वैल्यू हमें मिल गया 20 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया आंसर। देख लो, कहीं कंफ्यूजन हो पूछ लो, कहीं कंफ्यूजन हो पूछ लो भाई। हम लोगों ने क्या किया? तो सिंपल सा काम किया भाई, इसका भी ओरिजिनल लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है भाई, तो इसके लिए निकालेंगे चेंज इन लेंथ क्या होगा। तो चेंज इन लेंथ का तो ये है जनरल फॉर्मूला भाई, क्योंकि यंग्स मॉडुलस होता ही है फोर्स
पर यूनिट एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होता है भाई। तो इससे तुम चेंज इन लेंथ निकाल लो, चेंज इन लेंथ ये आया। तो फोर्स इसका अलग है भाई, यहाँ पे टेंशन फोर्स जो है, यहाँ का टेंशन फोर्स पूरे वायर में वो 50 न्यूटन है, और यहाँ पे टेंशन का जो फोर्स है टी डैश अगर, तो वो है 30 न्यूटन। इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो यहाँ का फोर्स हम लोग लेंगे टेंशन फोर्स, जिससे इसको स्ट्रेचिंग कर रखा है। तो ये हमारा यहाँ वैल्यू मिल गया और ये वाला इधर वैल्यू मिल गया, दोनों में एक्सटेंशन वैल्यू मिल चुका है, रेशियो निकाल लेंगे। बोलो भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? बोलो क्लियर है पहलवानों? अरे कोई बोल नहीं रहा है, कहाँ कंफ्यूजन है बताओ। क्लियर है? बोल दिया कर भाई। देख लो एक नजर और देख लो, कहीं डाउट है? समीर, श्याम, स्नेहा, विजय, माथुर, विजेश, बोलो भाई। रेवांत, प्रांजल, नेहा, मयंक, बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब चलते हैं हम लोग, इसमें और भी न्यूमेरिकल होंगे भाई, तो होमवर्क में अब दूंगा मैं, आज के बाद होमवर्क दूंगा, तो आप उसमें कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं बल्क मॉडुलस पे। अब चलेंगे बल्क मॉडुलस पे। तो ये यंग्स मॉडुलस की बात हुई। चलो भाई अब लिखो टॉपिक बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और ये क्या है भाई? तो ये है वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस का ये वैल्यू हुआ, बल्क मॉडुलस इज वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है भाई, तो इसको क्या लिखें? तो याद रखना भाई, ये जो फॉर्मूला होता है मैं अभी दिखाऊंगा कहाँ से कैसे आया, ये कैसे आया, लेकिन ये है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम का रेशियो। शायद मैंने पहले बताया था, एक माइनस साइन, अभी बताऊंगा क्यों माइनस साइन लगाया, और बताऊंगा भैया कि वॉल्यूम स्ट्रेस जो होता है वो चेंज इन प्रेशर, बहुत पहले बताया था, बोला था कि मैंने इसको डिराइव करूंगा, मैं इसको बताऊंगा कि कैसे आया। वैसे जनरली बुक में नहीं मिलता है वॉल्यूम स्ट्रेस, बहुत कम बुक में मिलेगा। वॉल्यूम स्ट्रेस जो होता है वो चेंज इन प्रेशर ही होता है। कैसे? ये कम बुक में एक्सप्लेन्ड है और कम ही लोग फिर इसको बताते हैं। ये है फाइनली एक्सप्रेशन। तो बल्क मॉडुलस और भी अच्छे से लिखना हो तो वो ये है dp डिवाइडेड बाई dv इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम। dp, डेल्टा p को dp लिख दिया, डेल्टा v को dv लिख दिया, और ओरिजिनल वॉल्यूम ऊपर चला गया इस तरह से, माइनस ऑफ dp बाई dv टू v। ये है बल्क मॉडुलस। ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम। माइनस साइन क्यों लगाया वो देखेंगे। तो फिलहाल ये है कि चलो भाई हम लोग जो बेसिक से जानते हैं कि कोई भी अगर बल्क मॉडुलस है तो वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन है। ठीक है भाई, अब वॉल्यूम स्ट्रेस निकालते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेस कैसे आएगा चेंज इन प्रेशर वो देखेंगे हम लोग। तो वॉल्यूम स्ट्रेस जो हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया जो कि वॉल्यूम को रीगेन कराना चाहता हो, डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये है, माइनस साइन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं वो भी देखेंगे। और यही चीज क्या बनता है? वॉल्यूम स्ट्रेस, उसी को बोलते हैं चेंज इन प्रेशर, इसलिए ऐसे बना है ये। लेकिन पहले अभी हम लोग एक क्वेश्चन की तरह समझेंगे कि ये चेंज इन प्रेशर, ये चेंज इन प्रेशर कैसे हमारा रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस चेंज इन प्रेशर कैसे है वो बताएंगे। अगर ये पता लग गया तुम्हें तो भैया तुम वॉल्यूम स्ट्रेस को चेंज इन प्रेशर ही लिख देना, चेंज इन प्रेशर लिख दोगे, और ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेन वो तो है ही, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। फिर तुम्हारा नेगेटिव साइन रह जाएगा। समझना, दो चीज समझने हैं, एक तो वॉल्यूम स्ट्रेस कैसे डेल्टा पी हुआ, दूसरा नेगेटिव साइन क्यों यूज किया। ये दो बात समझने हैं तो ये एक्सप्रेशन रेडी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है भाई, पहला वाला काम करें हम लोग, वॉल्यूम स्ट्रेस कैसे है ये, इस बात को जरा समझते हैं। ठीक है भाई, तो इसको समझने के लिए मैं वही एग्जांपल, एक बलून लूंगा, इसको एयर में रखा, एयर में रखा, कम है प्रेशर, प्रेशर है मान लो P1,
कोई बात नहीं है, प्रेशर होगा अपना, थोड़ा सा प्रेशर है जो भी है। और इसको जब हम लोग वाटर में डालें, एयर से अब डाल रहे हैं वाटर में, ठीक है भैया, वाटर में डाला, तो वाटर में डाला तो ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, ये ओरिजिनल वॉल्यूम जो था वो अब डिक्रीज होकर के ऐसे हो गया, छोटा सा डिक्रीमेंट हुआ, ऐसे समझे। सेम, ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम का दिखाना चाहता हूं मैं। अगर ये अलग अलग तुम्हें लग रहा है वॉल्यूम, तो यूँ समझ लेना कि सेम ही वॉल्यूम है, ग्रीन ग्रीन वाला सेम है, और इसी के अंदर अंदर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये व्हाइट वाला, व्हाइट वाला है। थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, इस तरह से थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। क्यों भाई? क्योंकि प्रेशर बढ़ गया, इधर वाटर जो है इससे क्या होगा, प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। और सबको मालूम होना चाहिए, वैसे चैप्टर 10 में आएगा कि जब भी यहाँ अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इससे अगर H डेप्थ अंदर चले जाए तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच होगा। H डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर में इंक्रीमेंट रो जी एच पाएंगे। जितना प्रेशर उधर था ऊपर, उससे H डेप्थ में रो जी एच प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ इंक्रीज है, यहाँ पे भी इंक्रीज, तो इस तरह से इंक्रीज होने से इसका वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हो गया। मीन्स यहाँ वॉल्यूम V नॉट था, तो यहाँ वॉल्यूम हमारा V नॉट माइनस डेल्टा V है, छोटा मोटा वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले यहाँ जो भी प्रेशर था, मान लो P1 था प्रेशर, तो बाहर की तरफ जो अंदर में एयर ट्रैप्ड है वो फोर्स तो लगा रहे थे, बाहर की तरफ तो कुछ तो लगा रहे होंगे फोर्स, बिल्कुल लगा रहे होंगे ऐसे, तो ये फोर्स लगा रहे होंगे, और इधर से भी बाहर से भी लग रहा है फोर्स, और ये इक्विलिब्रियम अपना बना हुआ है, ठीक है भाई। बलून का सरफेस इस तरह से है, ठीक है। अब ये अंदर से जो प्रेशर P1 है, मान लो प्रेशर P1 है, ये बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, बाहर की तरफ ये फोर्स लगा रहा है। ये बताओ बाहर की तरफ कितना फोर्स है टोटल, तो फोर्स अगर मैं बोलूं आउटवर्ड, जो अंदर से डेवलप हुआ है, इसको एक्सपैंड करना चाह रहा है, लेकिन ये एक्सपैंड हो नहीं पा रहा है। क्यों? एयर भी तो प्रेशर लगा रखा है, एयर भी तो फोर्स लगा रहा है। तो ये जो आउटवर्ड फोर्स है वो मैं लिखूंगा P1 इंटू एरिया। एरिया कितना भाई? तो वही 4πr²। एरिया वही 4πr²। आप लिखना चाहो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई कि प्रेशर इंटू एरिया कितना, तो 4π इंटू जो भी रेडियस है इसका वो r², ऐसा लिखेंगे भाई, ठीक है। बाहर की तरफ ये फोर्स लग रहा था, बिल्कुल ठीक बात, मान लो 50 न्यूटन लग रहा है, ओवरऑल 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। यहाँ जब आए अंदर में वॉल्यूम थोड़ा कम, थोड़ा सा कम हुआ, तो उसके चलते ये फोर्स तो भाई कुछ तो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भाई तुमने वॉल्यूम कम कर दिया। जो भी गैस ट्रैप्ड है, जो भी एयर ट्रैप्ड है, इसके अंदर जो भी है ट्रैप्ड है, जो उसको कम वॉल्यूम दे रहे हो, तो ये तो प्रेशर बढ़ेगा भाई, प्रेशर बढ़ेगा। इधर से भी तो प्रेशर तुमने बढ़ा दिया है, इधर से भी प्रेशर बढ़ा दिया। तुम खुद सोचो कि आखिर क्यों बढ़ा। तो इधर से मान लो हमने 50 न्यूटन लगा रखा है, कंप्रेस करें, अब यहाँ आए तो 70 न्यूटन लगा रहे, क्यों भाई? प्रेशर बढ़ गया, 70 न्यूटन ओवरऑल लगा रहे हैं, तो ये भी तो 70 न्यूटन डेवलप है। ये 70 लगाए, इधर से 50 ही लगाना था, इसलिए तो तुमने इसको कंप्रेस कर दिया। यहाँ क्या था, इधर से 50 लगा रहे, तो इधर से भी लगाना है, मतलब इक्विलिब्रियम बना हुआ। यहाँ पे क्या है, इधर से तुम ज्यादा लगाने लगे, ये तो बेचारा उतना ही लगा रहा था, लेकिन अब ज्यादा लगाने लग गए। जब ज्यादा लगाओगे तो वॉल्यूम कंप्रेस कर पाओगे, वॉल्यूम थोड़ा कम कर दोगे, कम करोगे तो ये भी अपना वैल्यू ज्यादा कर लेगा, ये भी अब 70 लगाएगा, तुम भी 70 लगाओ, ठीक है। इट मीन्स जो समझो यहाँ पे 50 था, ये 50 क्या था? आउटवर्ड फोर्स ये था, बाहर की तरफ जो फोर्स लगा रहे थे वो ये था। अब बाहर की तरफ कितना फोर्स लगा रहे हो भाई? अब बाहर की तरफ कितना फोर्स लगा रहे हो? तो प्रेशर यहाँ P1 था, यहाँ पे आकर के प्रेशर हो गया मान लो P1 प्लस डेल्टा P। ये तो बात मानते हो भाई कि प्रेशर थोड़ा बढ़ चुका है। कितना हो गया? तो P1 जो पहले था प्रेशर उधर ऊपर, उससे तो भाई डेल्टा P ज्यादा हो गया है यहाँ प्रेशर, ठीक है। तो अब जो फोर्स ये आउटवर्ड लगाएगा, अब जो भी आउटवर्ड फोर्स लगाएगा वो लगाएगा P1 प्लस डेल्टा P, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया ये लगा, पहले ये लग रहा था, अब ये लग रहा है, ठीक है। पहले आउटवर्ड ये लग रहा था, अब आउटवर्ड ये लग रहा है। अब जरा सोचो कि
रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कितना होगा। अब मैं निकालना चाहता हूँ वॉल्यूम स्ट्रेस। तो चलो भैया वॉल्यूम स्ट्रेस निकालते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगा, तो वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, तो भैया पहले P1 इंटू ये एरिया लगा रहा था फोर्स, मान लो ये 50 न्यूटन का था। अब जब इसको हम लोग वापस एयर से इसको वापस वाटर से एयर में ले जाएंगे तो फिर से वॉल्यूम वही बन जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ ले गए तो फिर से वॉल्यूम हमारा इसका एक्सपैंड हो जाएगा, जो माइनस डेल्टा भी आया था वॉल्यूम वो अब फिर से V0 पे पहुंच जाएगा। इट मीन्स अगर नीचे ले जाओगे, अगर इसको डिप्रेस करोगे तो प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हुआ। बाहर निकालोगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा, क्योंकि एक्सपैंड हो जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। वापस P प्लस डेल्टा P जो है वो P1 बन जाएगा, P1 प्लस डेल्टा P वापस P1 बन जाएगा। इधर से इधर जाएंगे तो इधर से इधर जाने से क्या होगा, प्रेशर में डिक्रीमेंट एंड वॉल्यूम इंक्रीमेंट, ये तो होगा ही भाई। और जब इधर जाएंगे तो उल्टा होता, अगर ऐसे जाते हैं हम लोग तो क्या होता है भाई, तो ऐसे जाने से प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीमेंट एंड वॉल्यूम डिक्रीमेंट। इधर से इधर जाए तो प्रेशर में इंक्रीमेंट, वॉल्यूम डिक्रीमेंट। इधर से इधर ले जाए तो रीस्टोरिंग मतलब वॉल्यूम हमारा वापस आएगा और प्रेशर भी वापस आएगा, प्रेशर डिक्रीमेंट। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ये जो 50 न्यूटन लग रहा है ये, अब ये 70 न्यूटन लग रहा है, तो रीस्टोरिंग कितना है, रीस्टोरिंग है 20 न्यूटन। क्यों, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो रीस्टोर कराने के बाद अपना वैल्यू जीरो कर ले। क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स तब डेवलप होता है जब बॉडी डिफॉर्म्ड होता है, तो ये डिफॉर्म्ड हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ। जो एयर में है वही ओरिजिनल समझते हैं हम लोग, जो एयर में है भैया एयर में ही हम लोग सांस लेते हैं, एयर में ही रहते हैं, इसलिए एयर में जो वॉल्यूम है उसी को ओरिजिनल समझते हैं। अब इसको तुमने वाटर में डिप कर दिया, वॉल्यूम कम हो गया, बोलोगे कि डिफॉर्म्ड है ये। लेकिन जब वापस लाएंगे तो फिर से रीगेन हो गया, तो भैया जब ओरिजिनल में है तो इसका मतलब जब भी कोई बॉडी ओरिजिनल में है तो उसमें कोई अब रिगेनिंग टेंडेंसी नहीं है। तो यहाँ 50 न्यूटन आउटवर्ड लग रहा था, इधर से भी अपना लग रहा था, अब यहाँ 70 लग रहा था। तो जब ये 70 से इधर वाले में जाएंगे तो ये 70 वाला जो वैल्यू है उसमें से जो 50 प्लस 20 यानी 20 वॉल्यूम है, वही 20 वैल्यू जो है 20 का प्रेशर जो है वो हमारा एक्चुअल में रीस्टोरिंग डेवलप कराएगा। इट मीन 70 न्यूटन में से 50 न्यूटन तो पहले भी था, अब भी है, लेकिन ये जो 20 एक्सेस है, जो 20 न्यूटन का फोर्स है वही रीस्टोर कराएगा, और वो अपना 20 वैल्यू जैसे ही रिस्टोर होगा 20 अपना वैल्यू जीरो कर लेगा, यानी कि प्रेशर अब 70 से 50 पे आ जाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो रीस्टोरिंग फोर्स है ये 70 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन। 70 में से 50 तो पहले ही था भाई, तो डिफॉर्म होने से ये 20 एक्स्ट्रा डेवलप हुआ है, तो रीस्टोर कराने वाला भी ये 20 ही है। जैसे ये वापस आएगा रीस्टोर कराएगा 20, अपना वैल्यू जीरो कर लेगा। जैसे ही रीस्टोर हुआ अपना 20 जो रीस्टोरिंग फोर्स है 20 वो जीरो कर लेगा वैल्यू, यानी कि अपना इसका ओरिजिनल जो था 50 वो रह जाएगा। सो रीस्टोरिंग फोर्स इज जो फोर्स आउटवर्ड लग रहा है डैश जो 70 न्यूटन है माइनस जो पहले लग रहा था वो, ये है रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स ये तो भैया पहले भी लग रहा था, यहाँ उससे ज्यादा लग रहा है। तो ये अगर हमारा मान लो 50 था तो ये यहाँ पे 50 प्लस 20 है फोर्स, तो ये 20 न्यूटन जो है वही रीस्टोरिंग है फोर्स, और वही अपना वैल्यू डिक्रीज कराकर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स के नाम पे अगर हम लोग बोले restoring force is equal to 70 minus 50 is equal to 20, which tries to restore the volume, original volume, and जब restore हो गया तो make its value 0। After
ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ये समझने के लिए, आपको याद रखने के लिए मैंने ये लिख दिया। ये बात अब आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो अब रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया में लिखना चाह रहा हूँ, यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेस अब निकालना चाह रहे हैं। तो ठीक है भैया, आउटवर्ड कितना फोर्स था, तो वो ये था। लिखता हूँ यहाँ पे P1 प्लस डेल्टा P इंटू एरिया, ये था लग रहा था बाहर की तरफ फोर्स, क्योंकि यहाँ प्रेशर था P1 प्लस डेल्टा P। ठीक है भाई, इंटू एरिया लग रहा है आउटवर्ड। और पहले कितना लग रहा था भाई, तो P1 इंटू एरिया लग रहा था, P1 इंटू एरिया। तो ये है, यही है 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाई एरिया, ऐसा लिखेंगे। अब ये देखो क्या हुआ, तो ये हो गया भाई P1A प्लस डेल्टा PA माइनस P1A डिवाइडेड बाई A। इससे क्या हुआ, P1A कैंसिल हो गया, डेल्टा P बाई A अपॉन A मीन्स डेल्टा P। चेंज इन प्रेशर इज वॉल्यूम स्ट्रेस, चेंज इन प्रेशर इज वॉल्यूम स्ट्रेस। हो सकता है स्कूल में इसको प्रूव ना कराया जाए। चेंज इन प्रेशर इज वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम को रिस्टोर कराने वाला जो फोर्स पर यूनिट एरिया है वो है डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? ये 70% 60% स्कूल में नहीं कराए जाएंगे, ये बोल दिया जाएगा कि चेंज इन प्रेशर ही होता है वॉल्यूम स्ट्रेस। क्लियर हो गया? प्रेशर में चेंज हुआ डेल्टा पी, तो वही डेल्टा पी तुम्हें वॉल्यूम स्ट्रेस है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो इस तरह से चेंज इन प्रेशर सीधा सा बात करेंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब है चेंज इन प्रेशर। साथ में एक चीज और आपने सीखा इसमें, यहां तक तो क्लियर है ना? तो उसके बाद की बात बताऊं। बोलो भाई, पहले यहां तक क्लियर है? ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। चेंज इन प्रेशर ही वॉल्यूम स्ट्रेस है। तो यहां पे एक और बात क्लियर ये करने की जरूरत है, यहां से यहां ले जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज। प्रेशर डिक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब है, प्रेशर डिक्रीज मतलब डेल्टा पी डिक्रीज हुआ मतलब निगेटिव, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर निगेटिव मतलब प्रेशर डिक्रीज हुआ है। और वॉल्यूम इंक्रीज मतलब डेल्टा वी इज पॉजिटिव। बोलो, ये बात समझ रहे हो? प्रेशर में डिक्रीमेंट मतलब डेल्टा पी, डेल्टा पी का मतलब होता है, डेल्टा पी का मतलब होता है भैया फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो जब इधर से इधर ले जा रहे हो तो फाइनल प्रेशर कम, इनिशियल प्रेशर ज्यादा, तो भैया ये तो निगेटिव होगा ही। इधर जा रहे हो, इधर वाले के लिए मैं लिख रहा हूँ, जब यहाँ से यहाँ ले जाएंगे मीन्स वाटर से एयर में ले जाएंगे तो प्रेशर में डिक्रीमेंट होगा और वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। प्रेशर में डिक्रीमेंट हुआ इसलिए डेल्टा पी निगेटिव, और वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा वी निगेटिव। बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि अब हम लोग इधर से इधर ले जाएं, एयर से वाटर में ले जाएं, जब एयर से वाटर में ले जाएंगे तो उस कंडीशन में प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा। प्रेशर इंक्रीमेंट है मतलब कि डेल्टा पी विल बी पॉजिटिव, डेल्टा पी विल बी पॉजिटिव एंड वॉल्यूम डिक्रीमेंट मींस डेल्टा वी इज नेगेटिव। ये बात समझ में आया? अगर हमने इधर से इधर ले गया, डेल्टा पी नेगेटिव डेल्टा वी पॉजिटिव, इधर से इधर ले जाएंगे तो डेल्टा पी पॉजिटिव, प्रेशर में इंक्रीमेंट और वॉल्यूम में डिक्रीमेंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसलिए ये ध्यान देना है, नंबर 1 बात कि जो रिस्टोरिंग फोर्स वॉल्यूम को रिस्टोर कराना चाहता है, ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज चेंज इन प्रेशर। पहली बात जो हम लोगों ने प्रूव किया। दूसरी बात ये कि जब भी प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर कम किया वॉल्यूम इंक्रीज। इसलिए डेल्टा पी पॉजिटिव तो डेल्टा पी निगेटिव तो डेल्टा वी पॉजिटिव, और डेल्टा पी पॉजिटिव तो डेल्टा वी निगेटिव। इट मीन्स इन दोनों का साइन अलग अलग होगा, एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। इतना बात आप समझ गए कि जब भी किसी मान लो क्रिकेट का बॉल ही है, प्रेशर बढ़ाओगे भाई तो वॉल्यूम कम होने का टेंडेंसी होगा,
प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ने का टेंडेंसी होगा। बैलून है, ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होना चाहेगा, और प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ना चाहेगा। सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, तो वापस आते हैं। अब हम लोग को पता लग चुका कि चेंज इन प्रेशर को ही हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। ये बात अब क्लियर हो गया। तो अब जरा बात करें हम लोग कि निगेटिव साइन क्यों रखा। तो निगेटिव साइन का भी आंसर हमें मिल चुका है। कैसे, देखो ये जो बल्क मॉडुलस है, ध्यान देना, बल्क मॉडुलस हो, सब लोग ध्यान से समझना, बल्क मॉडुलस हो या यंग्स मॉडुलस हो या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, ये सब के सब पॉजिटिव हैं। बल्क मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी कांस्टेंट क्या बताता है? सारे लोग ध्यान से सुनना, इलास्टिसिटी कांस्टेंट क्या बताता है? यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, मतलब ज्यादा इलास्टिक है। पढ़ा था हम लोगों ने, स्टील का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, मींस ज्यादा इलास्टिक है, मींस सेम स्ट्रेन के लिए ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा, ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा स्टील में। रबर में कम स्ट्रेस डेवलप होगा, कम रिस्टोरिंग टेंडेंसी, कम इलास्टिक है। नो रिस्टोरिंग टेंडेंसी, जीरो वैल्यू, इलास्टिसिटी कांस्टेंट जीरो हो जाता है। क्यों भाई? स्ट्रेन तो प्रोड्यूस किया, स्ट्रेस ही नहीं आया, रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं आया। जो प्योर इनइलास्टिक है, प्लास्टिक बॉडी है, उसका इलास्टिसिटी कांस्टेंट, इलास्टिसिटी कांस्टेंट जीरो का मतलब है बिल्कुल इलास्टिक नहीं है। इलास्टिसिटी कांस्टेंट अगर 2 है मतलब थोड़ा इलास्टिक है, पार्शियल इलास्टिक। अगर 3 है तो कुछ ज्यादा इलास्टिक है, ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। अगर 300 है और ज्यादा इलास्टिक। और अगर मान लो ये बहुत ज्यादा वैल्यू 5 × 10⁹ है, बहुत ज्यादा और इलास्टिक हो गया भाई। तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस बोले या बल्क मॉडुलस बोले, या क्या बताता है भाई? ये बताता है कि कितना रिस्टोरिंग टेंडेंसी है। ज्यादा रिस्टोरिंग टेंडेंसी, ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा तो ज्यादा इलास्टिसिटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इन इलास्टिसिटी कांस्टेंट का जीरो मतलब नो रिगेनिंग, थोड़ा वैल्यू, पॉजिटिव मतलब थोड़ा रिगेनिंग, ज्यादा वैल्यू ज्यादा रिगेनिंग करने का टेंडेंसी। निगेटिव का क्या मतलब? निगेटिव का तो कोई मतलब नहीं होता। इलास्टिसिटी कांस्टेंट किसी भी मटेरियल का निगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? निगेटिव का कोई सेंस ही नहीं है। इलास्टिसिटी कांस्टेंट बताता है कितना रिस्टोरिंग टेंडेंसी। तो ज्यादा रिस्टोरिंग टेंडेंसी ज्यादा वैल्यू, कम रिस्टोरिंग टेंडेंसी कम वैल्यू। डिफॉर्म करने के बाद डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं तो थोड़ा रिगेनिंग, कम इलास्टिसिटी कांस्टेंट, बहुत ज्यादा रिगेनिंग, ज्यादा इलास्टिसिटी कांस्टेंट, नो रिगेनिंग एट ऑल, गीली मिट्टी, जीरो इलास्टिक कांस्टेंट। लेकिन निगेटिव क्या खुद से डिफॉर्म थोड़ी ना हो जाएगा। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो रिस्टोर करने का टेंडेंसी होता है। वो टेंडेंसी कम हो या ज्यादा हो या नहीं हो, इतना ही हो सकता है। सो निगेटिव होने का कोई मतलब नहीं होता। कोई भी इलास्टिसिटी कांस्टेंट कैन नॉट बी निगेटिव। कोई भी इलास्टिक कांस्टेंट निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। और पॉजिटिव ऑलवेज, किसी भी मटेरियल के लिए हमेशा इलास्टिसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव होगा। ठीक है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होना ही है। निगेटिव इलास्टिसिटी कांस्टेंट मतलब यूजलेस बात बोल रहे हैं, मींस इररिलेवेंट बात बोल रहे हैं, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। इलास्टिसिटी कांस्टेंट निगेटिव होना मतलब कोई सेंस नहीं। इलास्टिसिटी कांस्टेंट बताता है कितना ज्यादा रिस्टोरिंग, कम हो रिस्टोरिंग, ना हो रिस्टोरिंग, जीरो तक बता देगा, बट निगेटिव नहीं। इसलिए अब देखो इस निगेटिव को क्यों लाया। बल्क मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होना है, क्योंकि कोई भी इलास्टिसिटी के कांस्टेंट क्या होता है? पॉजिटिव। किसी का 5 होगा, किसी का 9 होगा, किसी का 500, किसी का 900, कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होना है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब अभी देखा था हम लोगों ने कि डेल्टा पी, अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज। ये देखा था अभी हम लोगों ने, मींस दोनों का साइन अलग अलग। डेल्टा पी पॉजिटिव है तो ये डेल्टा पी निगेटिव है, साइन अलग अलग। तो भैया डेल्टा पी इधर डेल्टा भी है और ये ओरिजिनल वॉल्यूम तो हमेशा पॉजिटिव है। तो सोचोगे अगर ये मैं निगेटिव साइन ना डालूं तो डेल्टा पी पॉजिटिव तो डेल्टा भी निगेटिव, मींस एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, या ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो रेशियो तो हमारा निगेटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, या ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, और ये तो पॉजिटिव ही रहना है, ये तो साइन बदलेगा नहीं अपना, ये तो पॉजिटिव है। लेकिन इन दोनों में से एक ही पॉजिटिव होना है, दूसरा निगेटिव होना है, तो इसका मतलब ये तो ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। अगर ये माइनस ना लगाऊं मैं तो ये निगेटिव वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू है, माइनस साइन ना लगाए तो ये निगेटिव वैल्यू है। क्या बल्क मॉडुलस को निगेटिव लिख दोगे? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है,
इसलिए डीपी और डीवी तो हमेशा अपोजिट साइन के होंगे ही, इसलिए ये तो निगेटिव होना है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव। इट मीन्स अगर आप ये माइनस ना लगाओ तो इसका मतलब तुमने बल्क मॉडुलस खाली इतना लिख दें तो इसका मतलब बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, निगेटिव आप लिख दोगे। निगेटिव बल्क मॉडुलस का कोई सेंस ही नहीं है। तो जो भी वैल्यू है, इतना वैल्यू अगर -100 आ रहा है तो उसको तुम 100 लिखो भाई। कैसे लिखेंगे 100? माइनस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये ओवरऑल क्या है, ये निगेटिव क्वांटिटी है। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है, नहीं पॉजिटिव नहीं है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। डीपी और डीवी में दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसलिए साइन तो अलग अलग होने हैं। इसलिए डीपी बाई डीवी इज ऑलवेज निगेटिव, इसलिए एक और नेगेटिव डालेंगे तभी ये बनेगा पॉजिटिव। तो बुक में क्या लिखा रहेगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट if we increase pressure positive then volume decreases and if we decrease pressure volume increases, इसलिए नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। अब आप समझते रहो इसी सेंटेंस से, नेगेटिव साइन shows that if pressure is increased volume decreases, if pressure is decreased volume increases, इसलिए नेगेटिव साइन यूज कर रहा है। मीनिंग क्लियर हो गया। निगेटिव एक्चुअल में इसलिए यूज किया गया है कि ये बल्क मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस या कोई भी मॉडुलस कभी भी निगेटिव होने का कोई सेंस ही नहीं बनता। कोई बॉडी इलास्टिक होगा, ज्यादा इलास्टिक हो, कम इलास्टिक हो या बिल्कुल इलास्टिक ना हो, इतना ही हो सकता है। तो बिल्कुल इलास्टिक नहीं है तो जीरो इलास्टिसिटी कांस्टेंट, थोड़ा इलास्टिक है तो थोड़ा पॉजिटिव होगा, ज्यादा है तो ज्यादा पॉजिटिव होगा, बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। निगेटिव का कोई मतलब नहीं है, यूजलेस बात हो जाएगी, इसलिए इसको पॉजिटिव तो लिखना ही है, इतना नहीं लिख सकते, ये निगेटिव है इसलिए एक और निगेटिव डालते हैं। क्लियर हो गया भाई, ये फाइनल एक्सप्रेशन फॉर बल्क मॉडुलस। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से ये हमारा बल्क मॉडुलस हो गया। इसको तुम लिखना चाहो लिख लो। एक तो तुम ये लिखोगे कि भैया कैसे हमारा चेंज इन प्रेशर इज द वॉल्यूम स्ट्रेस। एक तो ये बात आपको चाहे स्क्रीनशॉट ले लिखना है भाई, लिखना है। अपना नोट्स नहीं बनाओगे तो फंसोगे। अपना नोट्स बनाते चलोगे तो अभी भी काम आएगा, एंट्रेंस में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। आपको कभी भी रिवीजन करना होगा एग्जाम के पहले काम आएगा। चलो, तो बल्क मॉडुलस फाइनली इट इज माइनस dp बाई dv इंटू वी नॉट। चलो एक क्वेश्चन इस पर करते हैं। बल्क मॉडुलस का यही स्टोरी है और अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन है, सब लोगों ने ये पढ़ा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ऐसा पढ़े हो थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में? बोलो भाई। अच्छा, अभी स्टार्ट हुआ है तो ठीक है भाई, तो कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन है, इसी पे फॉर्मूला पुटिंग ही क्वेश्चन आएगा। प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय दिस वॉल्यूम, क्या होगा? तो क्वेश्चन लिख देता हूँ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, लिखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विल चेंज for a cube of side of a cube if its if it is taken to 80 meter depth inside a sea और गिवन है वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी for cube material equal to 5 into 10 power minus 3।
-8। ये है, ये मैं इसके लिए नहीं दिया हूं आपको कि आपसे बन जाए, ये मैं इसके लिए दिया हूं कि आप एक बार समझें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसको कैसे डील करने हैं। तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पर्पज से ये न्यूमेरिकल है, तो एक दिखाता हूं मैं। पहले हमें दिखाना है कि एक सी है मान लो, और इस सी में हम लोगों ने क्या किया, क्यूब को डिप कर दिया। कहाँ पे ले गए इस क्यूब को, पहले तो क्यूब बेचारा यहाँ पड़ा हुआ था सी के ऊपर, अब इसको 80 मीटर डेप्थ में लेके चले गए, सी के अंदर 80 मीटर डेप्थ में लेकर चले गए, 80 मीटर डेप्थ में चले गए। ठीक है भाई, जब 80 मीटर डेप्थ में लेके चले जाएंगे तो हमारा प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा, तो प्रेशर में कितना इंक्रीमेंट होगा, उससे इसका वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, तो बल्क मॉडुलस होता है, याद होगा माइनस ऑफ dp बाई dv इंटू वॉल्यूम, दैट इज dv अपॉन वॉल्यूम भी लिखते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है भाई, तो चेंज इन प्रेशर तो भैया तुम्हारा रो जी एच है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो यहाँ जब आएंगे तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी और एच, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, और ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज यही तो है फ्रैक्शनल चेंज, ये है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ये है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो हमें यही तो निकालना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विल चेंज, तो यही निकालने हैं, क्यों कह लिए फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालने हैं। ये 80 मीटर डेप्थ में ले गए, तो चेंज इन प्रेशर रो जी एच है, रो है वाटर का रो क्या होता है भाई, तो 10 का पावर 3 kg पर क्यूबिक मीटर होता है, तो लिख दिया। जी का वैल्यू 10 लिख देंगे, एच का वैल्यू 80 मीटर लिख देंगे, ये मिल गया तुम्हें रो जी एच यानी कि चेंज इन प्रेशर। अब ये निकालना है, तो जो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हुआ वो कितना हुआ भाई, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम जो हुआ हमारा वो है फ्रैक्शनल चेंज इन माइनस ऑफ डीपी डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस। ध्यान देना, माइनस ऑफ डीपी, तो प्रेशर बढ़ाए हैं भाई, तो ये आएगा तुम्हारा देखो माइनस और डीपी यानी कि जो चेंज इन प्रेशर है वो है कितना, तो ये है 8 इंटू 10⁵, 8 इंटू 10⁵ है। और ये बल्क मॉडुलस कितना है, तो बल्क मॉडुलस देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस भी लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। 1 अपॉन बल्क मॉडुलस को ही बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्वेश्चन में दिया है कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है, देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी होता है 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, ध्यान रखना कंप्रेसिबिलिटी, ये ऐसे ही टर्म बस याद रखना है इसमें। कंप्रेसिबिलिटी होता है 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, तो 1 अपॉन बल्क मॉडुलस ही कंप्रेसिबिलिटी है, इसलिए -8 इंटू 10 का पावर 5, 10 का पावर 5 ही था ना, हाँ ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में 5 इंटू 10 पावर -8, 5 इंटू 10 पावर -8, ये है कंप्रेसिबिलिटी। तो ये वैल्यू क्या मिल गया हमें भाई, तो 8 5 या 40 यानी कि -40 और इंटू 10 का पावर -3 यानी माइनस ऑफ मिल जाएगा 4 इंटू 10 पावर -2, ये मिल गया हमें फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, जो मिल गया हमें वो -4 अपॉन 100, ये हो गया, मतलब 4% का समझो चेंज हो रहा है। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हमें मिल गया ये माइनस। आप सोचेंगे माइनस क्यों भैया, माइनस इसलिए कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज ही तो हो रहा है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो नेगेटिव तो आएगा। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम नेगेटिव तो होगा ना भाई, फाइनल वॉल्यूम कम होना है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव तो आएगा ही। तो dv बाई वी नॉट जो आया है, फाइनल वॉल्यूम लेस इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा, इसलिए नेगेटिव तो आना है। माइनस ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम आया, देखो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम आया, ये आया फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम एज माइनस। तो ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि वॉल्यूम विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज, तो होना ही है डिक्रीमेंट। फ्रैक्शनल चेंज आया तो ये डीवी नेगेटिव, ओरिजिनल वॉल्यूम थोड़ी नेगेटिव होगा, ओरिजिनल तो पॉजिटिव होगा, तो ये जो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम तो है ही भाई, फाइनल वॉल्यूम लेस इनिशियल वॉल्यूम मोर, ठीक है भाई। तो ये मिल गया तुम्हें। अगर यही पूछता कोई
कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बताओ भाई, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ? तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100%, यही तो होता है। तो ये -4/100 तो 100, तो इसका मतलब क्या हो गया? 4%। माइनस क्या बता रहा है यहाँ पे? माइनस बता रहा है कि इट विल डिक्रीज बाय 4%, मीन्स वॉल्यूम विल डिक्रीज बाय 4%, जितना था उसका 4% डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम विल डिक्रीज by 4%, वॉल्यूम विल डिक्रीज by 4%, वॉल्यूम विल डिक्रीज by 4%। बोलो भाई, क्लियर हुआ? हमें निकालना था फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिए। कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है 1 बल्क मॉडुलस, ध्यान रखना सारे लोग, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज 1 बल्क मॉडुलस। तो कई बार क्वेश्चन में बल्क मॉडुलस दिया जाता है, कई बार क्वेश्चन में कंप्रेसिबिलिटी दिया जाता है। मैं जानबूझ के इसमें कंप्रेसिबिलिटी लिख दिया ताकि इस पॉइंट को हाईलाइट कर दूं मैं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस करने की एबिलिटी, कंप्रेस्ड होने की एबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। अब स्टील है, स्टील ज्यादा कंप्रेसिबल है कि बैलून ज्यादा कंप्रेसिबल है? तो बैलून ज्यादा कंप्रेसिबल, ज्यादा कंप्रेस होने में एबिलिटी है, कंप्रेस होने का एबिलिटी बैलून में ज्यादा है क्योंकि उसका बल्क मॉडुलस कम होता है। स्टील का इलास्टिसिटी कांस्टेंट ज्यादा होता है, बल्क मॉडुलस स्टील का ज्यादा होता है, तो ज्यादा होता है तो कंप्रेसिबिलिटी लो होगा क्योंकि उसके कंप्रेस होने की एबिलिटी कम है। स्टील में कंप्रेस्ड होने की एबिलिटी कम है, इसलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी लो है। जिसका भी बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा, इलास्टिसिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा, वो कंप्रेस्ड होने का टेंडेंसी कम होगा। आपका कॉमन सेंस भी कहता है कि स्टील में अगर हम लोग डिफॉर्मेशन लाना चाहें तो बहुत कम डिफॉर्मेशन करता है। मतलब स्टील का बॉल है, उसका वॉल्यूम तुम चेंज करना चाहोगे, कंप्रेस करना चाहोगे तो वो बहुत कम चेंज होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा भी डिफॉर्मेशन होने में रीस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा डेवलप होगा। तो बहुत ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है मतलब बहुत ज्यादा इलास्टिक है, ज्यादा यंग्स मॉडुलस, ज्यादा बल्क मॉडुलस होगा, और जब ज्यादा होगा तो कंप्रेसिबिलिटी लो होगा। बैलून है या एयर है, एयर लिया हमने एक पिस्टन में, मान लो इस तरह से एक सिलेंडर लिया, पिस्टन लगाया और ये एयर लिया, एक एयर हो, ध्यान देना, ये एयर लिया मीन समझो कि गैस, एक ले लिया लिक्विड, वाटर ले लिया, वाटर ले लिया भाई, इसमें भी पिस्टन लगा दिया इससे, और एक तरफ हमने सॉलिड ले लिया, मतलब इसमें उड़ डाल दिया, उड़े, और इसमें भी एक पिस्टन लगा दिया। अब तुम बताओ, और इसमें भी एक पिस्टन लगा हुआ है, किसको ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं? तो गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम ये है, इसको यहां तक ला सकते हैं और भी ला सकते हैं। सो गैस में कंप्रेसिबिलिटी हाई है, ये लिक्विड है, वाटर है, और ये सॉलिड है, मान लो वुड है या ये स्टील है, कुछ भी है। तो इन जनरल सॉलिड के लिए क्या होता है भाई? तो यहाँ पे सॉलिड में जनरली हमारा बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा, कंप्रेसिबिलिटी यानी 1 बल्क मॉडुलस लो होगा, वेरी लो। लिक्विड है, लिक्विड में भी यही होगा, एक्सटेंट थोड़ा कम होगा। यहाँ पे बल्क मॉडुलस वेरी हाई है तो यहाँ पे हाई है, इसको मैं वेरी हाई कर देता हूँ, बल्क मॉडुलस वेरी हाई, कंप्रेसिबिलिटी वेरी लो, कंप्रेसिबिलिटी वेरी लो, वेरी स्मॉल वैल्यू। इसमें क्या होगा? बल्क मॉडुलस हाई है, लिक्विड बल्क मॉडुलस हाई है और कंप्रेसिबिलिटी लो है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी जो होता है 1 बल्क मॉडुलस होता है। इसलिए लिक्विड को, वाटर को भी बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हो। 1 लीटर का है तो 0.99 लीटर कर सकते हो, 1 लीटर को आप ½ लीटर नहीं बना सकते। लेकिन गैस के केस में इसका बल्क मॉडुलस वेरी लो और कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई। कंप्रेसिबिलिटी स्मॉल के से लिखें, 1 बल्क मॉडुलस होता है। तो जो जितना ज्यादा वैल्यू रखेगा यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, वो उतना ही कम कंप्रेस्ड होगा, क्योंकि ज्यादा वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का मतलब है इसको तुम डिफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी लो होगी। ये बात समझ में आया? इसलिए फॉर्मूला क्या बना? कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 बल्क मॉडुलस।
तो ये तो मैंने मीनिंग बता दिया आपको कि माइंड में मैप हो सके, अदरवाइज इस क्वेश्चन में या बुक में लिखा रहता है सीधा कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस दैट इज 1/b, बात खत्म हो गई। तो फाइनली यहाँ क्या लिख दूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ कंप्रेसिबिलिटी इज इन जनरल जो होता है फॉर्मूला, इन जनरल कंप्रेसिबिलिटी इज, लिख लो, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, ये समझ गए। क्लियर है यहां तक भाई? यहां तक तो क्लियर है। अब ये 2-4 मिनट और बच गए हैं, उसमें मैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी करा दूं। लिखो भाई न्यू टॉपिक लिखो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि शियर मॉडुलस, इसको हम लोग शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। और ये कुछ नहीं है, 2 मिनट का चीज है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं होता, इसमें कुछ क्वेश्चन भी नहीं आता, बस थोड़ा सा आपको एलिमेंट्री आइडिया जानने हैं। याद होगा वही वाला एग्जांपल, इरेजर का मटेरियल लिया और इसका हम लोगों ने क्यूब बनाया, इसका समझो कि एक क्यूबॉइड है, इस तरह से इरेजर का मटेरियल, इस पे हमने क्या किया कि ऊपर में एक सीट डाल करके, मेटालिक सीट डाल करके, और उस पे फोर्स लगाया सच दैट कि इंटायर सीट एक बार में शिफ्ट हो। अच्छा भाई, तो ऐसा फोर्स लगाने से क्या हुआ, तो ऐसा फोर्स लगाने से ये शिफ्ट हो गया, ऐसे शिफ्ट हो गया, और ये थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, इसका जो नॉर्मल लाइन था वो थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, और इस तरह से ये आगे बढ़ गया, और इसके अंदर फोर्स डेवलप हो गया। भाई कैसा फोर्स डेवलप हो गया, तो रिस्टोरिंग फोर्स ये डेवलप हो गया, जो कि शेप में रिस्टोर कराना चाहता है। तो शियर मॉडुलस होता है शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, ऐसा लिखेंगे भाई। तो शियरिंग स्ट्रेस कितना, तो वही जो शेप में रिस्टोर कराने वाला फोर्स डेवलप हुआ है पर यूनिट एरिया। टॉप सरफेस है, इसका एरिया हमारा ए है टॉप सरफेस पे, जिस पे फोर्स ओवरऑल अप्लाई हुआ है, डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन है थीटा बोले, या फिर ये वाला एक्स और ये वाला एल बोले, क्योंकि थीटा क्या है, एक्स अपॉन एल है, बोल सकते हैं। तो ये है भैया शियरिंग मॉडुलस, सिंपल सा यही बात है, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेस क्या होगा, तो जो टेंजेंशियल फोर्स जिसका पर्पस है शेप को रिस्टोर कराना, वो पर यूनिट एरिया जो डेवलप हुआ है वो इतने एरिया में डेवलप हुआ है, इतने एरिया में शियरिंग फोर्स डेवलप हुआ है जो चाहता है वापस लाए। इन सारे फोर्सेस का सम है ये Ft, ओवरऑल फोर्स विच विल ड्राइव द सॉलिड बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो यही रिस्टोरिंग फोर्स है, restoring force to regain the shape को regain कराने के लिए restoring force tries to regain the shape। तो बस ये याद रखने, कुछ नहीं है। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है सबको?